नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत सुर्खियों के साथ। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिनों की रिमांड में भेजा। फिरौती और गैंगस्टर से साठगांठ के गंभीर आरोप। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया महायुति के लिए बिना शर्त समर्थन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो कहेंगे होगा स्वीकार। तीनों दलों के बीच है समन्वय। संभल हिंसा की जांच के लिए न्यायिक समिति ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। घटना की तह तक जाने का प्रयास कर रही है 3 सदस्यीय टीम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर वार। ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर जारी दुष्प्रचार के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रामक दावे करने वालों पर होगी कार्रवाई। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पीवी सिंधु ने जीता महिला एकल खिताब। वहीं त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल खिताब किया अपने नाम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान को 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान की 5 दिनों के रिमांड की मांग की थी। कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान और नरेश बालियान के बीच बातचीत, रंगदारी वसूलने का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद शनिवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने नरेश बालियान को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली में 8 दिसंबर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से अवैध घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को हटाना है। पदयात्रा सभी 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से एक साथ शुरू होगी और प्रत्येक दिन राज्य के एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को कवर करेगी। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीश महल बनाती है, लूटपाट करती है, अवैध घूसखोरी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने मिनरल वाटर जलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है, अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशबाज से दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर बात न बनने पर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दोनों दलों पर कटाक्ष किया। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। वाह! कुछ दिन पहले तक लोकसभा चुनाव में जहां 7 में से 7 सीट हारे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे, तब उनका रिश्ता था हम साथ साथ हैं। आज वो रिश्ता बन चुका है हम आपके हैं कौन।
यही तो मैं कह रहा हूं कि इंडी अलायंस में नो मिशन नो विजन, ओनली अपना अपना एम्बिशन, थर्स्ट फॉर पोजीशन और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन। अब मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक तो आ गए थे, पर 7 सीट हारने के बाद जब दिल्ली मॉडल रिजेक्ट हो गया, कांग्रेस के सारे आरोप रिजेक्ट हो गए, तो अब ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति पूरी तरह एकजुट है, ये बात शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दोहराई। शिंदे ने सतारा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए दोहराया कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसका वो पूरा समर्थन करेंगे। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महायुति के तीनों घटक दलों में एकता है। निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूं, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सतारा में अपने पैतृक गांव से मुंबई रवाना हो गए हैं। रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए शिंदे ने महायुति की एकजुटता को दोहराया। चुनाव आयोग ने ईवीएम और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही सैयद शुजा के खिलाफ मुंबई में फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी जो कथित तौर पर दूसरे देश में छिपा हुआ है और मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी व्यक्ति झूठे आरोप लगाने, गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ ऐसे कदम उठाएंगे तो उनके खिलाफ कड़े आपराधिक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाना या ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश जो भी करेगा उसके खिलाफ भी कानून के तहत कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में संबल हिंसा की जांच कर रही न्यायिक समिति ने आज घटनास्थल का दौरा किया। 3 सदस्यीय टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वहां के हालात का जायजा लिया, वस्तुस्थिति को भी जाना। टीम में आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल हैं। इस दौरान मुरादाबाद के आयुक्त, संभल के DM और SP समेत पुलिस प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जांच आयोग के अध्यक्ष और सदस्य घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रों का निरीक्षण किया, साथ ही ढांचे का दौरा भी किया। साथ ही कमेटी द्वारा नुकसान के मूल्यांकन की समीक्षा भी की गई। गठित है, उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी, जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था, उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन पर आधारित किताब द लास्ट किंग का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका योगदान भुला दिया गया, जो देश का गौरव है, लेकिन अब उन सच्चे मार्गदर्शकों को याद किया जा रहा है। हमने लंबे समय तक उन लोगों की अनदेखी कर दी जो हमारे मार्गदर्शक रहे।
सच्चे मायने में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। जनजातीय दिवस अब मनाना चालू किया है। क्या उम्र थी बिरसा मुंडा की, चलो देर आए दुरुस्त आए। पराक्रम दिवस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था नेताजी सुभाष, राजा महेंद्र प्रताप तो उनके पहले थे। एक तरीके से नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने वाले वो थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के दिन एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए थीम सॉन्ग को भी रिलीज किया गया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ने एड्स जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी में एड्स जागरूकता को लेकर काम कर रहे प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने एड्स बीमारी से लड़कर जंग जीतने वाले अलग अलग राज्यों से आए लोगों को भी सम्मानित किया। एक तरीके से HIV को, एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीइटरेट करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत में HIV संक्रमण के नए मामलों की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% रही है। और ये संभव हुआ है सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम से। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निःशुल्क शुरू की। अब वो निःशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिसमें हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं, उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग
HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। राजस्थान में उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद शनिवार को राज्य कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बिल में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करने पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इस बिल में और क्या कुछ खास है, इसको लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी। जिस प्रकार से उपचुनाव की आचार संहिता हटने के बाद कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और अहम फैसले लिए गए। बैरवा जी, जिस प्रकार से कल अहम फैसले लिए गए, उसके मद्देनजर धर्म परिवर्तन में जो फैसला है उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। क्या फैसला है और क्या नियम बनाया जाएगा? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने जिस तरह से इस राजस्थान की बागडोर जिस दिन से संभाली है, उस दिन के बाद ही इस राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए, सभी के लिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग जो भी है उनके लिए जितनी योजनाएं ला रहे हैं वो निश्चित रूप से इस राजस्थान के उत्थान के लिए है। और जिस तरह से कल 9 पॉलिसी एक साथ जो कैबिनेट में लाए और कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह से इस राजस्थान के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी कुछ न कुछ नया करने की सोच रहे हैं और करते हैं। इसलिए कल जो पॉलिसी लाई गई है उसमें धर्मांतरण की, उस धर्मांतरण में जो लोग प्रेशर में लेकर, प्रलोभन देकर और अज्ञानता के में उनको धर्मांतरण करा दिया जाता था, उसको लेकर ये पॉलिसी लाई गई है। इस पॉलिसी में हमारे अनेक राज्यों की पॉलिसियां मिलाकर उनकी समीक्षा कर उनको देखकर ये पॉलिसी लाई गई है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान सजा के रखे गए हैं। वो मैं मानता हूं कि अब इस तरह का कोई आदमी धर्मांतरण नहीं करा पाएगा जो किसी प्रेशर से, किसी संगठन से मिलकर जो दबाव में लेकर करते थे। इसके लिए एक ये पॉलिसी लाएगी। निश्चित रूप से इस पॉलिसी से ये जो फ्रॉड काम होता था वो रुकेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अंबेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में प्रार्थना की जा रही है। इसके लिए कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भक्त एकत्रित हुए और सामूहिक रूप से प्रार्थना की। बांग्लादेश में सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार और धर्म प्रचार रोकने के विरोध में आज जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त बलराम धाम मंदिर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। साथ ही संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा मंदिर के मुख्य द्वार से अक्षय पात्र जंक्शन, कृष्ण बलराम मार्ग, हरे कृष्ण मार्ग होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस मौके पर गुप्त बलराम धाम मंदिर के उपाध्यक्ष आनंद शेष दास और मीडिया प्रभारी सिद्ध स्वरूप दास ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा और शांति से रहने के अधिकार दिए जाने की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हुआ है, तो हमारी बांग्लादेश सरकार से अनुरोध है हमारे सब भक्तों को सुरक्षा प्रदान करें
वह उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा प्रदान करें और जो हिंदू धर्म का जो अनुसरण कर रहे हैं उनको भी स्वेच्छा से अपने हिंदू धर्म का अनुसरण करने की उनको भी स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान करें। यहाँ से हम लोग ये यात्रा आज मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए अक्षयपात सर्किल से होते हुए इसको हम लोग हरे कृष्ण बलराम मार्ग से और हरे कृष्ण मार्ग पर यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है और ये निवेदन किया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो, सुरक्षा हो, को उनको शांति से और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार दिया जाए, ताकि आज पूरी विश्व की जितनी भी सरकारें हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि और विशेष रूप से भारत सरकार का, क्योंकि भारतीय वासी होने के नाते हम लोग कहेंगे कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए विशेष यहाँ पर आवेदन करें, विशेष व्यवस्थाएं करें ताकि वो वहाँ पर शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन कर सके और अपना जीवन बिता सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस्कॉन संतों के बाद पत्रकार भी निशाने पर हैं। मुन्नी साहा नाम की एक प्रमुख हिंदू पत्रकार को ढाका में बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में मुचलके पर पत्रकार को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब पत्रकार मुन्नी साहा को अदालत से जमानत लेनी होगी और पुलिस समन का पालन भी करना होगा। दरअसल पत्रकार एक मीडिया कार्यालय से बाहर निकल रही थी। बाहर निकलते ही भीड़ ने महिला पत्रकार को घेर लिया और उसके साथ धक्का मुक्की की। साथ ही पत्रकार पर मुकदमा चलाने की मांग की, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और पत्रकार को उसने गिरफ्तार कर उस पर आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। तमिलनाडु और पुदुचेरी के उत्तर तटीय क्षेत्र में चक्रवात फैजुल अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ये चक्रवात बीते 6 घंटों से स्थिर है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटे के दौरान धीरे धीरे कमजोर होकर उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुदुचेरी पर एक गहरे दबाव में तब्दील होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के रूप में जय शाह का कार्यकाल आज से शुरू हो गया है। पद संभालने के बाद जय शाह ने बयान जारी कर बताया कि कार्यकाल के दौरान उनकी प्राथमिकता क्या रहेंगी। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने से इस खेल का दायरा बढ़ेगा, वहीं महिला क्रिकेट के विकास पर भी और ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जियाहैंग जैसन को 21-6, 21-7 से मात दी। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीत लिया। आज खेले गए फाइनल में सिंधु ने चीन की वो यू को 21-14, 21-16 से मात दी। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जोड़ी को 21-18, 21-11 से मात दी। भारतीय एकादश ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एकादश को 2 दिवसीय डे नाइट अभ्यास मैच में 6 विकेट से हरा दिया। मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। पीएम एकादश ने पहली पारी में 240 रन बनाए। जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 46 ओवर में 5 विकेट पर 257 रन बनाए। मैच के पहले दिन का खेल बारिश के कारण धुल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नागालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं। नागालैंड को उसकी समृद्ध संस्कृति और राज्य के लोगों के अद्भुत स्वभाव के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। नागा संस्कृति अपने कर्तव्य और करुणा की भावना के लिए जानी जाती है। आने वाले समय में नागालैंड की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना। नागालैंड में आज से प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत हुई। राजधानी कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर किसामा में नागा हेरिटेज विलेज में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 10 दिवसीय उत्सव नागालैंड की सभी 17 जनजातियों का एक संगम है, जो आगंतुकों को जनजाति जीवन, स्थानीय भोजन, पारंपरिक खेल, संगीत
और नृत्य के साथ साथ बेहतरीन हस्तशिल्प और वस्त्र और अनेक चीज़ों का एक गहन अनुभव प्रदान करता है। इस बीच सिक्किम से भी 144 सदस्यीय प्रतिनिधियों का समूह नागालैंड के किसामा पहुंचा है। गौरतलब है कि सिक्किम भी हॉर्नबिल महोत्सव में भागीदार राज्य है। अधिकारियों, पत्रकारों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का यह दल सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कर रहा है। सिक्किम का प्रतिभाग दोनों प्रदेशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुशोभित करता है। देश के सार्वजनिक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए मुफ्त में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी आप वेब्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।